हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी पिछली क्लास में हमने लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। इस क्लास को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो हमने पढ़ा कि प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है और वह जो डीएनए है उसकी संरचना बैक्टीरिया से मेल खाती है। इसलिए माना जाता है कि लवक यानी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति का आधार जो है वो जीवाणुओं के साथ अंतःसहजीविता है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जीवाणुओं के साथ अंतःसहजीविता ही लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। और उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसकी संरचना जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि जीवाणुओं की डीएनए की है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हम उसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटर कवर। तो आउटर कवर हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हमने बात की थी कोशिकांगों की। तो कोशिकांगों को भी हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला दोहरी झिल्ली वाला, और उसके बाद एकल झिल्ली और फिर बिना झिल्ली वाला। तो दोहरी झिल्ली वाले तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हम दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम एकल झिल्ली वाले पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर गोल्गी बॉडी, उसके पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अंत में लाइसोसोम है। यानी कि ये 3 कोशिकांग हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से मैं ये बात समझाना चाहूंगा कि किस तरह से इन कोशिका का कार्य किस तरह से चलता है। तो पहले ये चीज समझ लीजिएगा कि कोशिका का कार्य क्या होता है दरअसल। तो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि कोशिका दरअसल किसी भी जीवित संरचना की या किसी भी सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक। तो संरचनात्मक का मतलब यह है कि वह जो सजीव है पूरी तरह से किस चीज से बना है? कोशिका से बना हुआ है। जैसे कि हमारा शरीर कोशिका से बना है, इसलिए कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। फिर मैंने कहा कि कोशिका ही सजीव की क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब यह है कि सजीव द्वारा किया गया हर कार्य दरअसल कोशिका द्वारा किया गया कार्य होता है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं तो कोशिका बोल रही है, अगर मैं चल रहा हूं तो कोशिका ही वह कार्य कर रही है। तो कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि कोशिका के 2 कार्य। पहला संरचना बनाना। तो संरचना बनाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। ये बात ध्यान रखिएगा कि संरचना किससे बनती है? प्रोटीन से। तो कोशिका का पहला कार्य क्या हो गया? संरचना बनाना। इसका मतलब यह है कि उसे प्रोटीन बनाना पड़ेगा तभी तो संरचना बनेगी। उसके बाद दूसरा कार्य क्या हो गया? कोई भी कार्य करना। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। तो दूसरा कार्य हो गया उसका ऊर्जा का निर्माण करना। तो कोशिका के 2 कार्य हो गए, एक प्रोटीन बनाना और दूसरा ऊर्जा का निर्माण करना। तो ऊर्जा का निर्माण तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन निर्माण कैसे होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। चलिए, अगर आप ये समझ जाते हैं ये बात तो आपको पूरी बातें समझने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो संरचना है वो केंद्रक है। दरअसल केंद्रक पूरी तरह से नहीं बनाया है क्योंकि हम यहाँ केंद्रक नहीं पढ़ने वाले। केंद्रक से व्युत्पन्न एक संरचना है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट में से ER लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दरअसल काम क्या होता है? तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि पूरी जो संरचना मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रोटीन कैसे बनता है। हालांकि प्रोटीन कैसे बनता है ये पूरी बात इस लेक्चर में नहीं हो पाएगी। जब तक आप पूरी कोशिका संरचना नहीं समझेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रोटीन बनाने का मतलब है खाना बनाने से। मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि कोशिका के पास अपना एक किचन होता है, यानी कि अपनी कोशिका संरचना होती है, उसमें वो प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब ये है कि वो खाना बनाता है।
तो आपको अगर खाना बनाना होगा तो आपको किस किस चीज की जरूरत है? खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होगा? सबसे पहले एक किचन यानी कि क्या होनी चाहिए? जगह, वहां पर सारी चीजें, उपकरण। उसके बाद क्या होना चाहिए? कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल का मतलब अगर आप रोटी बनाना चाहते तो आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? और लोग होना चाहिए, यानी कि कोई बनाने वाला होना चाहिए। अगर कम खाना बनाना है तो एक व्यक्ति, अधिक बनाना है तो एक से अधिक। इसके अलावा और क्या चाहिए? क्या इन तीनों चीजों से काम चल जाएगा, खाना बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। आपको लग रहा होगा कि ये तीन चीजें अगर हैं तो खाना बन ही जाएगा, जबकि मैं कहता हूं कि इन तीन चीजों से खाना नहीं बनेगा। एक चौथी चीज और आवश्यक होगी जिसे हम कहते हैं जानकारी। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक खाना कैसे बनेगा? ये जो लोग हैं इसको अगर नहीं पता होगा, मैं कहूं कि मटर पनीर बना दूं, अगर इसको मटर पनीर बनाना आता होगा यानी कि उसके पास जानकारी होगी तभी तो बनाएगा ना, या फिर कहीं से उसे कोई रेसिपी मिल जाए तो वो बना देगा। तो यहाँ पर ये चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोशिका के प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को भी समझ जाएंगे कि प्रोटीन बनाना है और इन चार चीजों की आवश्यकता है। अब समझिए, धीरे धीरे करके समझते हैं कि यहाँ पर ये केंद्रक है। इस केंद्रक से उत्पन्न संरचना एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतः प्रद्यप्य जालिका, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक यानी कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, रेटिकुलम मतलब जाल की तरह है, देख रहे हैं आप जाल की तरह, और बड़ा जाल होता है, लेकिन हमको बनाने का कोई महत्व नहीं है इसलिए मैंने बड़ा जाल नहीं बनाया है। यहाँ पर केवल ये समझें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। तो काम ये है कि यह किचन का काम करता है, यानी कि जगह प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। अब किसको जगह प्रोवाइड करेगा? जो लोग प्रोटीन बनाते हैं उनको जगह प्रोवाइड करेगा। तो प्रोटीन बनाने का काम दरअसल राइबोसोम का होता है। तो राइबोसोम आकर यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या हो जाते हैं? इस तरह से बैठ जाते हैं या चिपक जाते हैं, और यहाँ पर चिपक कर वो किस चीज का निर्माण करते हैं? प्रोटीन। तो आप समझ लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होगा? प्रोटीन निर्माण के लिए जगह प्रोवाइड करना। और राइबोसोम का क्या काम क्या होगा? प्रोटीन को बनाना। यानी कि जिस तरह से किचन में एक शेफ खाना बनाता है, ऐसे ही राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठकर, ठीक है। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग जहां पर राइबोसोम बैठे हुए हैं या चिपके हुए हैं, वह भाग दरअसल थोड़ा खुरदरा हो जाता है। ये भाग थोड़ा सा खुरदरा है या स्मूथ है क्योंकि इसमें कोई भी चीज नहीं चिपकी हुई है। तो इस भाग को स्मूथ ईआर कहते हैं, SER। और इतने भाग को जहां राइबोसोम चिपके हुए हैं रफ ER यानी कि RER कहते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि रफ ER जहां राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो जहां राइबोसोम चिपके हुए हैं वहां प्रोटीन बनने वाला है। और SER यानी कि स्मूथ ER जहां राइबोसोम नहीं चिपके हुए हैं तो वहां प्रोटीन नहीं बनने वाला है, तो वहां लिपिड बनता है दरअसल। तो प्रोटीन यहां बन रहा है, यहां लिपिड बन रहा है, और यह प्रोटीन यहां पर बना तो प्रोटीन कहां चला जाएगा? इसके अंदर, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा, और अंदर से होते होते इस तरह से इस दिशा में प्रोटीन और लिपिड आगे बढ़ेंगे। और जब वो बहुत अधिक बनता जाएगा तो वही चीज है कि जैसे आप फुग्गे को फैलाते जाएं तो एक सीमा तक ही फूलेगा, उसके बाद क्या होगा? अगर वो कहीं से कमजोर होगा तो वो वहां से थोड़ा सा अधिक फूल जाएगा और आगे चलकर फूट भी जाएगा। लेकिन वही चीज है कि ये कोई फुग्गा नहीं है कि फूट जाएगा, यह तो कोशिका है, इसकी एक मैकेनिज्म है, इसलिए यह फूटेगी नहीं। लेकिन यहां से इस तरह से थोड़े से प्रोटीन और लिपिड की संरचनाएं बाहर
निकलने लगे। अंदर क्या भरा होगा? प्रोटीन और लिपिड। क्यों? प्रोटीन यहाँ रफ ER पे बना और लिपिड कहाँ बना? SER पे बना। तो ये प्रोटीन लिपिड की ऐसी संरचनाएं यहाँ आ जाएंगी और धीरे धीरे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी और इस तरह से एक संरचना बन जाएगी। और इस तरह से यह एक संरचना बन जाएगी जिसमें प्रोटीन और लिपिड भरे होंगे। इस संरचना को हम कहेंगे, तो क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी। इसको हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। अब देखिए वहां से क्या होगा? वहां से प्रोटीन बना, लिपिड भी बना, लेकिन महत्वपूर्ण बात प्रोटीन की, इसलिए हम चर्चा प्रोटीन की करेंगे कि प्रोटीन बना और प्रोटीन आगे बढ़ा। तो ER का काम क्या हो गया? प्रोटीन के लिए जगह उपलब्ध कराना और क्या करना? उसको आगे बढ़ाना। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं इसको, कि सेल के अंदर ही क्या व्यवस्था है? परिवहन व्यवस्था है कि प्रोटीन अब क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है वहां से। तो सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आगे चलकर उसी से क्या निर्मित हो गया? गोल्जी बॉडी निर्मित हो गया। अब इस गोल्जी बॉडी का क्या काम है? इस गोल्जी बॉडी का काम यह है कि यह जो प्रोटीन बन गया, इस प्रोटीन को पैकेजिंग और आगे चल के उसको जहां उसकी जरूरत है, जैसे कोई भी एक फैक्ट्री है, वहां साबुन बनती मान लो, तो साबुन बन गई, क्या जैसी बनी वैसे ही कहीं भेज दी? क्या नहीं, उसकी बाकायदा पैकेजिंग होती कि नहीं होती? और पैकेजिंग होने के बाद उसे वहीं भेजा जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। तो ये पैकेजिंग करना, उसमें जो भी छोटे मोटे बदलाव करने हैं वो बदलाव करना और उस स्थान पर भेजना जहां पर उसकी आवश्यकता है, ये सब कार्य किसके हैं? गोल्जी बॉडी के। ठीक है। इसी गोल्जी बॉडी से आगे चलकर एक संरचना और व्युत्पन्न हो जाती है इस तरह से, जिसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो इतना कह सकते हैं खतरनाक होता है कि किसी भी पदार्थ को विघटित कर सकता है। इसके अंदर जो भी चीज चली जाएगी वो ये मान के चलीजिए कि मर गया, समझो वो चीज मर गई। इसको कहते हैं लाइसोसोम। और चूंकि इतना खतरनाक एंजाइम इसमें जो पाया जाता है इसे लाइसोजाइम कहते हैं, इस कारण से इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कि अगर कोई कोशिका मर गई है या कोई कोशिका दुश्मन कोशिका है, दुश्मन कोशिका का मतलब जैसे अगर कोई बैक्टीरिया बाहर से आ जाए हमें बीमार करने के लिए, तो उस बैक्टीरिया को यहीं लाकर खत्म किया जाता है। कहाँ? लाइसोसोम में। हालांकि ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ रहे होंगे कि कैसे एंटीबॉडी बनता है और कैसे उस बीमारी को यानी कि बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। अभी केवल ये समझ लीजिए कि यह लाइसोसोम में ही उस दुश्मन कोशिका को यानी बैक्टीरिया को लाकर भस्म किया जाता है। या फिर यह एक व्यवस्था है अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार की व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि भाई अगर कोई कोशिका मर गई और उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार नहीं कराया गया तो क्या होगा? उससे बीमारियां फैल जाएंगी। ऐसे ही यहां पर है कि कोशिका मरी तो उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार कहां हो जाएगा? लाइसोसोम में। तो यहाँ पर ये तीन ही अंग हमें पढ़ने थे। एक झिल्ली वाला जो अंग है, एकल झिल्ली वाले जो अंग है वो तीन थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। तो देखिए ये तीनों हमने यहाँ पर पढ़ लिए। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि अब कोशिका इस तरह से खत्म होने वाली है। तो यहीं पर कोई भी प्रोटीन अगर जिसकी जरूरत होती है तो यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। और ये बाहर निकालने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का। तो यहाँ पर आप इतनी बातें समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि केचिन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लोग जो है वो राइबोसोम है, कच्चा माल कहाँ है और जानकारी कहाँ है? तो वो सब हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे
कि कच्चा माल क्या है दरअसल, और ये जानकारी क्या है कि प्रोटीन कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, ये सारी बातें आगे होने वाली हैं। केवल इस कॉन्सेप्ट को समझें और इन 3 कोशिकाओं को हमने पढ़ लिया। तो यहां हमने जाना कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि लाइसोसोम ये नहीं है कि कोशिका को बिल्कुल मार ही देता है और कोशिका का दुश्मन है, बिल्कुल नहीं है। आत्महत्या की थैली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोशिका का दुश्मन है, यह केवल संक्रमित कोशिकाओं को मारता है, संक्रमित कोशिकाओं को। यानी कि जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि बैक्टीरिया आया किसी कोशिका को संक्रमित कर दिया, तो उसे भी तो मारना पड़ेगा। उसे मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। उस बैक्टीरिया को भी मारना पड़ेगा, तो उस बैक्टीरिया को भी मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अब यहाँ पर हम सामान्य मृत्यु की अगर बात करें कि कोशिका के जीवन काल की अगर समाप्ति हो गई और उसके बाद अगर उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु को दरअसल क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस कहा जाता है। और यह प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका को ऊर्जा देना बंद कर देता है और उसके जीवन की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि यदि किसी कोशिका को अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह कैसे जीवित रहेगी? अब कुल मिला के इसके बाद हम बिना झिल्ली वाले कोशिकाएं पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है राइबोसोम। एकल झिल्ली वाले कोशिकाओं के बाद हमें पढ़ना है झिल्ली रहित कोशिका। तो इसके अंतर्गत राइबोसोम और सेंट्रोसोम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राइबोसोम पढ़ते हैं, और राइबोसोम में सबसे पहले हम जानने वाली बात यह है कि आखिर इसका कार्य क्या है। तो पहले हमने पढ़ लिया है कि इसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन बनाना। अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि आखिर ये बना किससे होता है, तो ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसी को अगर साथ में मिला के पढ़ें तो हम इसको पढ़ते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन को अगर एक नाम देना चाहे तो हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, और इसकी संरचना जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ पर एक और बात जानने वाली है कि ये कोशिकांगों में सबसे छोटा कोशिकांग है, तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। चलिए, तो हम इसके टाइप की बात करते हैं कि ये राइबोसोम जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो राइबोसोम दरअसल 2 टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। अब ये S का क्या मतलब है? 80S और 70S, तो इसका मतलब दरअसल साइज से है कि जो 80S है वो बड़ा है और 70S जो है वो छोटा है। यानी कि राइबोसोम तो सबसे छोटा कोशिकांग है ही, उसमें भी छोटा और बड़ा है। यानी कि 2 टाइप हो गए, एक 80S और एक 70S राइबोसोम। तो एक बात समझ लीजिए कि एक कोशिका में दोनों तरह के राइबोसोम नहीं पाए जाते। 80S राइबोसोम जो होते हैं सभी जंतुओं और पादपों में पाए जाते हैं, यानी सभी जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80S। यानी कि हमारे अंदर भी यही राइबोसोम पाया जाता है। तो ये 70S किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो आपने एक नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये 70S राइबोसोम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसके बाद यही 70S बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, और यही 70S माइकोप्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो जीव हैं
उनमें ये 70S यानी राइबोसोम में भी छोटा वाला राइबोसोम पाया जाता है, और सभी जंतु और पादप कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब ये चीज भी आपने समझ ली कि राइबोसोम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन ऑर्गेनेल्स है किसी भी सेल का। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेंट्रोसोम। राइबोसोम हो गया, झिल्ली नहीं होती, सबसे छोटा होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगला है सेंट्रोसोम, हिंदी में से कहते हैं तारक काय। तो पहली चीज जो जानने वाली ये है कि यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में, यानी कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये बना किससे होता है? यह ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य दरअसल कोशिका विभाजन के दौरान जो गुणसूत्रों का विभाजन होता है वह किसका कार्य है? सेंट्रोसोम का। तो कार्य क्या हो गया? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का विभाजन। अब बात यही है कि कोशिका विभाजन क्या है और ये गुणसूत्र क्या है, ये सब हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि झिल्ली रहत के अंतर्गत सबसे पहले राइबोसोम और उसके बाद सेंट्रोसोम। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पहले एकल झिल्ली वाले सभी कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम था। और यहाँ हमने पढ़ा बिना झिल्ली वाला राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो आज की क्लास के संदर्भ में और भी जो फैक्ट अगर रह गए हैं तो हम अपने फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम आईडी पर ये फैक्ट्स जो है उपलब्ध करा देंगे। इस क्लास के संदर्भ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।